अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान हफीज़ और आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है सेल साइकिल। ये जो लेक्चर है सेल साइकिल के ऊपर ये थोड़ा बेसिक है, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं सेल साइकिल के ऊपर बनाऊंगा वो थोड़ा डिटेल्ड होगा। सो उस डिटेल्ड लेक्चर को समझने के लिए ऑब्वियसली ये जो बेसिक सेल साइकिल है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ये जब क्लियर होगा फिर आप वो सारी चीज़ें अगले वाले लेक्चर की समझ पाएंगे। ठीक है, दोनों को मैंने समराइज इसलिए नहीं किया कि क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बेसिक लेक्चर ही की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए काफ़ी है। जो इन डेप्थ चीज़ें समझना चाहते हैं उनके लिए अगला लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। देखिए, एक सेल है ना, आपके बॉडी के बहुत से सेल ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि जब एक फुली डिफ्रेंशिएट हो गए तो वो उसके बाद वो डिवाइड नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द सेल आपकी बॉडी के जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। जैसे आपके स्किन के सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली शट ऑफ होते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। आपके बोन मैरो के अंदर सेल्स बनते रहते हैं, आपके जीआईटी के अंदर सेल्स बनते रहते हैं, नए सेल्स, पुराने सेल्स जो है वो शट ऑफ होते रहते हैं। तो अब वो एक सेल का कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद दो सेल में कन्वर्ट हो जाना और उन सारी स्टेजेस को मिला के हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये सेल साइकिल है बेसिकली दो मेजर उसकी स्टेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं जी इंटरफेज और दूसरा है जी माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस को अगर हम फर्दर भी डिवाइड करें तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक वो स्टेज इसके अंदर न्यूक्लियर मेटीरियल डिवाइड होता है और एक इसकी फर्दर टाइप के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। आगे चल के बात करते हैं हम, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जिसे कहते हैं। पर दोबारा आते हैं, इंटरफेस क्या है और माइटोसिस क्या है, इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। देखो, एक सेल ने अगर डिवाइड होना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि उसके जो डीएनए है वो डिवाइड होगा, दो डीएनए बनेंगे। फिर न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा, फिर दो वो न्यूक्लियर मटेरियल अलग होगा, फिर साइटो ऑर्गेनेलिज बनेंगे और पूरे का पूरा जो सेल है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेज, पहली जरूरी चीज़ क्या है? डीएनए का डिवाइड होना। तो डीएनए की डिवीजन के ऊपर, रेप्लिकेशन के ऊपर, जिसे हम डीएनए की रेप्लिकेशन कहते हैं, मैं एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूँ। तमाम एंजाइम, तमाम प्रोटीन्स और उनके रोल के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर उसके बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, बड़ी अच्छी समझ आएगी आपको। बट इस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करते हुए दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इसको डीएनए की रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके एक डीएनए का स्ट्रैंड पेरेंट की तरह से इंटैक्ट रहता है और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा, डीएनए जो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट विल आल्सो बी सेमी कंजर्वेटिव। एक स्ट्रैंड पेरेंट की तरफ से ही होगा और एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। मैं इस चीज की तरफ बाद में आऊंगा, पहले आपको ये बता दूं। ठीक है, ये डीएनए था, ये उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, रेप्लिकेशन हो चुकी है। ठीक, तो जब तक डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होगी, जब एक सेल है उसको स्टिमुलस मिला है कि भाई तुम डिवाइड होना शुरू कर दो, अब वो डिवाइड होने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? अपने डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। पहला स्टेप क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन। तो अब डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, तो जब वो सेल दो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपको पता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब वो प्रोसेस हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सेल है वो एस फेज के अंदर है, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज के अंदर है, एस फेज के अंदर है। ठीक, ये तो बात होगी एस फेज की। तो G1 क्या थी? G1 वो फेज है जिसमें वो तमाम एंजाइम्स, वो तमाम प्रोटीन्स, वो तमाम फैक्टर्स जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज चाहिए, हेलिकेज चाहिए और बहुत सी प्रोटीन और एंजाइम चाहिए। तो वो एंजाइम जब इसे सिग्नल मिलेगा सेल को डिवाइड होने का, तो वो डीएनए की डायरेक्ट रेप्लिकेशन तो स्टार्ट नहीं कर देगा ना, पहले वो तमाम प्रोटीन्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो एंजाइम बनाएगा जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो जब हमारा सेल
वो तमाम एंजाइम्स बना रहा होगा ऑब्वियसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जब वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना रहा होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो G1 फेज में, गैप 1 फेज में है, ठीक। और इसको हम प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। प्री, ये सिंथेटिक फेज है तो इससे पहले आ रही है प्री सिंथेटिक फेज, ठीक। ये हो गया G1, ये हो गया S1। अब G1 में वो ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म का जो मैस है और वो ऑर्गेनेलीज की डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। G2 फेज में क्या होगा, अब हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, हमारे पास 2 डीएनए आ चुके हैं। हमारा जो क्रोमोसोम है इस टाइम पे डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका होगा। पिछला लेक्चर मैंने देख लिया, अगर इस पॉइंट को समझना चाहते हैं कि सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम और डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हमारा डीएनए डिवाइड हो चुका है, अब इस डीएनए को दो न्यूक्लियर मटेरियल में डिवाइड होना है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होना है। इसका मतलब बाकी जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा डिवाइड होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम एंजाइम, वो तमाम प्रोटीन्स जो न्यूक्लियर मटेरियल की डिवीजन के लिए जरूरी हैं, उनके बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब वो बन रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो G2 फेज के अंदर है। तो G2 फेज में क्या होगा, वो तमाम एंजाइम्स, वो तमाम प्रोटीन जो न्यूक्लियर मटेरियल और की डिवीजन के लिए ज़रूरी हैं वो बन रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेल है वो G2 फेज के अंदर है, ठीक। और उसके बाद जब तमाम प्रोटीन एंजाइम्स बन जाएंगे तो सेल के जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो 1 से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रॉपर स्टेजेस होती हैं, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी और बाद में वो दोबारा बन जाएगी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद, ठीक है। पहले न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपीयर होगी, दोनों डीएनएस जो क्रोमोसोम्स है वो अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो 1 से 2 न्यूक्लियस सेल के अंदर बन जाएंगे। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का काम होगा और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल सारे डिवाइड हो जाएंगे और हमारा सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इन सारी स्टेज को हम कहते हैं माइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं जी, माइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी डबल होता है और हमारा सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर कॉल्ड एज माइटोसिस, ठीक। और उससे पहले की जो फेज थी, जो माइटोसिस के लिए जो एंजाइम, जो प्रोटीन चाहिए थी, जब वो बन रही थी तो हमने कहा कि हमारा जो सेल है वो भी G2 फेज में है। और G2 फेज ये अगर प्री सिंथेटिक है तो ये क्या हुई, पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहेंगे, ठीक। प्री सिंथेटिक, सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक, प्री माइटोटिक फेज भी इसको हम कह सकते हैं। समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा था कि सेल साइकिल 2 फर्दर स्टेजेस पे कन्वर्ट होता है, इंटरफेज और माइटोसिस। यहाँ पर हमने माइटोसिस को जिक्र तो कर लिया लेकिन इंटरफेज का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, ऐसे ही है। तो भाई G1 S फेज और G2 फेज, यहां से लेकर यहां तक ये जो मुकम्मल साइकिल है, हाफ साइकिल सॉरी, माइटोसिस से पहले इसको हम कहते हैं इंटरफेज। इसको हम क्या कहते हैं जी, इंटरफेज। G1S और G2 फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होती है, ठीक। और माइटोसिस की भी कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें प्रोफेज है सबसे पहली स्टेज, जिसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी और सेंट्रोमियर वगैरह बनेंगे। फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। माइटोसिस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारी स्टेजेस की डिटेल डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर डीएनए तो डिवाइड हो गया यहाँ पर एस फेज में, माइटोसिस में अब न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा, ये डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा माइटोसिस के ऊपर, ठीक है। तो परेशान नहीं होगा, अगली वीडियो होपफुली माइटोसिस के ऊपर ही होगी, ठीक। तो इस तरीके से माइटोसिस और फिर ये सेल डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेल जो है वो G0 फेज में चले जाएंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे, उन्हें नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा तो वो डिवाइड होंगे, वरना वो यहीं पर रहेंगे, ठीक। और कुछ सेल ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअसली ये साइकिल में जारी रखेंगे, मतलब
G1 फेज, S फेज, G2 फेज, माइटोसिस, डबल में कन्वर्ट, फिर जो नया सेल बना वो दोबारा से साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, लेबाइल सेल। जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स हैं, हमारे GIT के सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि G0 में चले जाएंगे और स्टिमुलस मिलने पर ही वो डिवाइड होना शुरू करेंगे, लीवर के सेल्स और किडनीज के सेल, ठीक है। आपको पता है आपका जो लीवर है ना, ये जब डिफ्रेंशिएट होगा अब डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं लीवर को यहाँ से काट दूँ तो अब जो सेल्स हैं ये ग्रो करते रहेंगे और डिवाइड होते रहेंगे और साइकिल से गुजरते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को भी स्टेबल सेल कहते हैं, ऐसे सेल को, ठीक है। लेबाइल सेल जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, स्किन और GIT एग्जांपल दिए मैंने। और स्टेबल सेल जो कि G0 फेज में चले जाएंगे और दोबारा स्टिमुलस मिलने के ऊपर वो सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे और माइटोसिस के जरिए और साइटोकाइनेसिस के जरिए दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसकी एग्जांपल मैंने क्या दी आपको, लीवर सेल मैंने वो एग्जांपल दी, ठीक है। ये स्टेजेस हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ से पूरा सेल न्यूक्लियर मटेरियल कैसे बनता है, सेंट्रियोल का क्या रोल है, स्पिंडल कैसे बनते हैं, हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जब तक आपका सेल इंटरफेज में रहता है, यानी कि G1S फेज और G2 फेज में था, तो आपका जो क्रोमोसोम था, जो DNA था, वो इस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में, ठीक है। वो वेल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेज में जाएगा, प्रोफेज में माइटोसिस की पहली फेज में जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं माइटोसिस में एंटर होगा, तो सेल जो है वो फर्दर कंडेंस हो जाएंगे। सॉरी, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये फर्दर कंडेंस हो जाएगा और फर्दर कंडेंस होकर इस तरीके से डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बना लेंगे। हमारे जितने भी क्रोमोसोम हैं, दे ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस डबल स्ट्रक्चर्ड टाइप क्रोमोसोम्स, ठीक है। डबल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि कैसे ये कन्वर्जन होती है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से स्टेज पे क्या होता है। अगले लेक्चर में हम माइटोसिस के ऊपर बात करेंगे और देन हम मियोसिस के ऊपर भी बात करेंगे और इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।